एक्शन रहेगा भरपूर। शुक्रवार की शानदार रिकवरी और तेजी के बाद बाजारों में आज है सुस्ती। इस सुस्ती से किस तरफ बढ़ेंगे हम, ऊपर या नीचे, और क्या होगा आज का ट्रेड और कैसे करें एक्सपायरी के हफ्ते की तैयारी रहेगा, इसी पर खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्सपायरी का हफ्ता है, ढेर सारे इवेंट्स हैं इस हफ्ते, और ऑफ कोर्स बॉटम और लॉकडाउन का भी एक साल पूरा होने को आ रहा है। तो अनिल जी, बड़ा हफ्ता है, काफी सारी बातों पर आपसे राय भी लेनी है। बताएं सर, आज के ट्रिगर्स क्या हैं? ट्रिगर्स अमेरिकी बाजारों से थोड़ी सुस्ती, थोड़ी कमजोरी के आते हुए दिख रहे हैं। भारतीय बाजारों में जब बंद हुए थे शुक्रवार को, तब डाउ फ्यूचर्स 50 अंक ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, लेकिन उसके मुकाबले में अमेरिकी बाजारों में ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग वाला एक कमजोर सेशन रहा और डाउ फ्यूचर्स भी थोड़ी सुस्ती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कोरोना ये अब चिंता की बात बनता जा रहा है। 47,000 से ज़्यादा नए मामले आते हुए दिखे कोरोना के। मुंबई और महाराष्ट्र में ज़बरदस्त कोरोना के मामलों में बढ़त होती हुई दिख रही है, ये चिंता की बात है। बीपीसीएल को लेकर बड़े डेवलपमेंट होते दिख रहे हैं। विनिवेश पर सरकार और आगे तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ और नॉन कोर इन्वेस्टमेंट्स बेचने की तैयारी और वैल्यूएशन रिपोर्ट, जिसकी बात हम पिछले हफ्ते कर रहे थे कि 700 से 750 रुपए तक के वैल्यूएशंस की बात है, आज मीडिया में वो रिपोर्ट्स आती दिख रही कि बीपीसीएल के लिए ये वैल्यूएशन लगाया गया है इंडिपेंडेंट वैल्यूअर्स की तरफ से। एयरलाइंस को किराया बढ़ाने की मंजूरी मिली है 5% तक। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से कच्चे तेल के दाम बढ़े, एटीएफ के दाम बढ़े, उसकी भरपाई करने के लिए सरकार ने लिया है ये फैसला। तो अब आज आगे चलते हुए आपको किराया बढ़ता हुआ नजर आएगा। जी दीप। बिल्कुल सर, और एक्शन की शुरुआत करें सर तो इम्पॉर्टेंट वीक है और एक साल होने को आए। इतनी जल्दी ये समय चला गया है सर। लॉकडाउन का एक साल पूरा होने वाला है, मार्केट बॉटम ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम, एक साल उसका भी पूरे होने वाले हैं, और वापस कोरोना के केसेस थोड़े चिंताजनक बढ़ रहे हैं, रिकॉर्ड उछाल आया है। पर एक साल कोरोना के साथ हो चुका है हमें, और जिसमें बाजार ने दोनों तरफ के बढ़िया मूव दिखाए और दोनों आपने भी पकड़े हैं। तो इस हफ्ते के लिए क्या यही एक बड़ा ट्रिगर रहेगा सर? कैसे अप्रोच कर रहे हैं इसे? दीप, धीरे धीरे वैसे अब तक ये हुआ है कि कोरोना के मामलों को बाजार ने पूरी तरह से नज़रअंदाज किया है और ये मानकर हम चल रहे हैं कि कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, पिछले साल और इस साल में एक साल बाद सिचुएशन काफ़ी बदल चुकी है। अब वो डर, वो खौफ नहीं है, और साथ ही अब हमारे हाथ में वैक्सीन है, और प्लस अब हमें ये पता है कि कोरोना का इलाज किस तरह से किया जाता है। तो ये कंफर्ट कॉन्फिडेंस है। बट दिक्कत एक ये कंफर्ट और कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदलता हुआ दिख रहा है। अब जिस तरह से मामले पहले से ज़्यादा आते हुए दिख रहे हैं, ये बेहद चिंता की बात है। अब आप देखिए कि अगर एक एक दिन में रिकॉर्ड मामले सामने आते हुए दिख रहे हैं, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले और अब में जो डेथ रेट है वो काफ़ी कम है, यानी कि आपके पास ट्रीटमेंट है। लेकिन लोगों का जो डर निकल गया है पूरी तरह से, इतने बड़े मामलों को देखने के बाद, उसके बावजूद लोगों में वो डर या वो सावधानी नहीं है, ये चिंता की बात है। और अब आप धीरे धीरे देख रहे हैं कई सारे शहरों में नाइट कर्फ्यू और धीरे धीरे आंशिक लॉकडाउन और ये सारी चीज़ें होती दिख रही है। मुंबई और महाराष्ट्र जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा इस वक्त अफेक्टेड है, और मुझे लगता है कि अब ये वक्त है कि भले अब तक बाजार इन सारे संकेतों को नज़रअंदाज कर रहे हैं और ये मानकर चल रहे हैं कि न लॉकडाउन होगा, न लंबा लॉकडाउन होगा, और न ही पिछले मार्च जैसी सिचुएशन इस मार्च में है। हम पहले से ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से कोरोना का ट्रीटमेंट करना जानते हैं, और साथ ही हमारे हाथ में वैक्सीन भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह से नज़रअंदाज करें। हो सकता है बाजार का रिएक्शन ना हो या हो तो बहुत ही लिमिटेड, और इतना ही हो कि बढ़ने की स्पीड आपकी कम हो जाए, थम जाए या रुक जाए, और बाजार इनके दम पर टूटे ना। लेकिन अगर किसी तरह की कोई लॉकडाउन की खबरें आती है तो बाजार का उस पर रिएक्शन एक बार की तो ज़रूर होगा, और उसके लिए आपको तैयारी रखनी चाहिए। क्योंकि अब जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए सरकार अल्टीमेटली, चाहे वो राज्यों की सरकारें हों या फिर केंद्र की सरकार हो, वो बिना एक्शन के लिए बैठेंगी नहीं। और मुझे लगता है कि इस एक्शन को बचाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है, आप, हम और सारे लोग मिलकर उन नियमों का पालन फिर से करने लगें। वो डर हम अपने मन में ये ज़रूर ले आएँ जो पिछले साल था। भले ये ना सोचे कि बहुत बुरा हो जाएगा, लेकिन कोरोना न फैले। तो मुझे लगता है कि बाज़ारों का जहाँ तक सवाल है, रिएक्शन लिमिटेड है, बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम पिछले साल से अब इस साल तक एक साल पूरा देख कर आ गए तो हमें पता है हम इसे भी संभाल लेंगे। तो बाज़ारों पर रिएक्शन हो ना हो, आप पर, हम पर, सब पर रिएक्शन हो सकता है, और उसकी तैयारी रखनी चाहिए। लेकिन हाँ, एक ही सवाल है जो काफ़ी लोग मुझे वीकेंड पर भी पूछ रहे थे कि क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा तो मार्केट का क्या होगा। वैसे इस बात की संभावना काफ़ी कम है कि फिर से लॉकडाउन लगे और पूरी तरह से लॉकडाउन लगे। और अगर लॉकडाउन लगा तो भी बाज़ारों पर वो रिएक्शन नहीं आएगा जो पहले आपने देखा। अगर वो रिएक्शन आया तो भी कम से
कम पिछले साल से हम इस साल ये तो ज़रूर सीखे हैं कि उस तरह के रिएक्शन में हमें खरीदारी करनी है। तो एक हल्का फुल्का रिएक्शन कभी अगर इस तरह की कोई खबर आ जाए, संभावना कम है आ जाए तो हो सकता है, लेकिन उससे आपको बहुत डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको चिंता वेल्थ की नहीं करनी है, आपको चिंता हेल्थ की करनी है। आप बचे रहें कोरोना से, पैसे तो मार्केट में अपने आप बन जाएंगे। जी दीप। बिल्कुल सर। और इस पूरी जर्नी में जो एक साल मार्केट का बॉटम रहा है और उसके बाद बॉटम से टॉप तक मार्केट की डायरेक्शन रही है, आपने तो व्यूअर्स का हर स्टेप ऑफ द वे अच्छी एडवाइस भी दी है। और इस हफ्ते हम कुछ स्पेशल प्रोग्रामिंग भी ला रहे हैं व्यूअर्स के लिए सर। दीपा, जब एक साल में बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ हमने देखा है, बॉटम भी देखा है, टॉप भी देखा है, इतना तेज़ी से बाजार गिरेगा ये अब तक इतिहास में कभी नहीं हुआ जिस तेज़ी से गिरा है, और इतनी तेज़ी से रिकवर होगा ये भी कभी किसी ने सोचा नहीं। तो 2020 में तो वो सब कुछ हुआ जो कभी आप सोच नहीं सकते थे कि पूरी दुनिया अपने घरों में बंद होगी, आप ऐसी प्रॉब्लम से जूझेंगे जिसका समाधान ये है कि आप कुछ ना करें तो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें हमने सीखी है एक साल में, चाहे ज़िंदगी के लिहाज से देखें चाहे बाजार के लिहाज से। और जब एक साल, चूँकि 23 मार्च को मुझे याद है कि लोअर सर्किट लगा था और बाजार ने बॉटम बनाया था, तो अब एक साल पूरा होने पर यह ज़रूर है कि कुछ ऐसे लेसन्स, कुछ ऐसे सबक याद किए जाएं जो हमारे ज़िंदगी में आगे काम आए। और इसी पर हम एक ख़ास सीरीज़ शुरू भी कर रहे हैं कि बॉटम से टॉप तक किस तरह से पिछले साल बॉटम बना और किस तरह से इस साल ही हमने वापस से टॉप बनते हुए देखा, और इस बॉटम से टॉप तक की यात्रा कैसी रही और इस यात्रा से आगे क्या कुछ सीखना है, और साथ ही अब यहाँ से बाजार में आगे आपके लिए कहाँ मौके। इस खास सीरीज़ की शुरुआत आज हम सुनील सिंघानिया साहब के साथ करेंगे 11 बजे, उनसे विशेष बातचीत होगी। और हर रोज़ आपको हम बाजार के कुछ खास मेहमानों से मुलाकात करवाएंगे और उनके अनुभव से हम ये सीखेंगे कि टॉप से बॉटम तक, बॉटम से टॉप तक की यात्रा कैसी रही है। और इससे क्रम में एक बड़ा स्पेशल शो हम करने जा रहे हैं, वो भी कल होगा। उसकी पूरी डिटेल्स और समय में आपको अलग से बताऊँगा, लेकिन एक और बड़ा स्पेशल शो होगा, उस शो की भी तैयारी कीजिए और आई एम श्योर वो शो आपको बड़ा पसंद आएगा। तो बहुत कुछ प्रोग्रामिंग है, बहुत कुछ प्लानिंग है बॉटम से टॉप तक की, जिससे कि आप ज़्यादा समझदार और ज़्यादा बेहतर इन्वेस्टर बन पाएँ, इसकी कोशिश हम जी बिजनेस पे कर रहे हैं। तो कई लोग कहते हैं कि हम आमतौर पर रोज़ डेली प्रोग्रामिंग में ज़्यादातर खरीदने बेचने ट्रेडिंग वाली बात करते हैं। वो बात सही भी है क्योंकि डे टू डे एक्टिविटी वो होती है, लेकिन जो लोग वाकई में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, सीखने के लिहाज से कुछ वाकई में देखना सुनना समझना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक बेहतरीन सीरीज़ है जहाँ बाजार के दिग्गज अपने अनुभवों को आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही ये बताएंगे कि अब जब हम लाइफ टाइम हाई के बेहद नज़दीक हैं तो आगे की राह क्या है। तो ये सीरीज़ की शुरुआत दीप हम आज करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल सर, और नज़र आएगी, मज़ा भी आएगा और बाज़ार के दिग्गजों से जो व्यूज़ निकल कर आते हैं उस पर भी हम फोकस करेंगे। अच्छा सर, बाज़ार के बॉटम की तो एनिवर्सरी है ही, पर साथ ही फाइनेंशियल ईयर एंड आ रहा है और वीकली एक्सपायरी का भी, मंथली एक्सपायरी का भी ये हफ्ता है। तो उस लिहाज से बाज़ार के एक्शन पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? थोड़े एडजस्टमेंट्स भी होते हैं यूजुअली इस समय में सर। मार्च के आखिर में एक्टिविटी कम हो जाती है दीप, खरीदारी बिकवाली को लेकर दोनों ही तरफ, क्योंकि आमतौर पर ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, ब्रोकर्स सब लोग अपनी बुक्स को क्लीन करने में, क्लीन से मतलब है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि बुक्स आपकी कोई ख़राब है, लेकिन कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज या कुछ अकाउंट आप कम से कम दिखाना चाहते हैं 31 मार्च के दिन, तो वो एक्टिविटी कम होती है। जो फाइनेंसिंग वाली बुक्स होती है कई सारे ब्रोकर्स की, फाइनेंसर्स की, वो अपने पैसे वापस मंगवा लेते हैं ताकि एक दिखाना ना पड़े। और उसकी वजह ये कि आमतौर पर कई बार ये कि अगर ऐसा नहीं कि उसमें कुछ गलत है किसी को फाइनेंस लेना या देना, लेकिन होता है कि अगर समझिए आप अपनी बुक्स ऑडिट करवाते हैं, अल्टीमेटली आपकी जिस अकाउंट के आपकी बुक्स में पैसा खड़ा है लेना या देना, उससे आप कंफर्मेशन लाइए, ये सारी चीज़ें जो वो फॉर्मेलिटी बहुत सारी होती है इनकम टैक्स को लेकर, उससे बजाय बेहतर है कि 31 मार्च को जितना आप बैंक और कैश बैलेंस दिखाएं वो बेहतर है, या इन्वेस्टमेंट्स अपने दिखाएं वो बेहतर है। इस लिहाज से ब्रोकर्स अपनी फाइनेंसिंग वाली बुक को लिमिट करते हैं, ट्रेडर्स अपनी पोजीशन कम से कम रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कम हो जाएगी एक्शन, थोड़ा सा एक्टिविटी कम हो सकती है, लेकिन चूंकि मंथली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी में हफ्ते के पहले दिन यानी कि पिछले शुक्रवार को जो कुछ एक्शन हुआ वो बेहद काम का है। एक मजबूत क्लोजिंग आपको देखने को मिली, तो माहौल तो सेट है दीप मजबूत क्लोजिंग का।
और आमतौर पर जो शुक्रवार की क्लोजिंग होती है वो एक्सपायरी के हफ्ते में वो ट्रेंड रहता है, और आमतौर पर 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में कम से कम 3 से 4 दिनों तक वो ट्रेंड आपके लिए रहता है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो मजबूती का ट्रेंड बनने की कोशिश तो हो रही है। अगर आज का दिन हमने संभाल लिया जहाँ सुस्ती के संकेत हैं, और अगर आज बाजार फिर से हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि आप एक मजबूत एक्सपायरी की तरफ बढ़ने, जो कि 14,900 से 15,000 की रेंज के आसपास हो सकती है, ये एक एक्सपायरी का ट्रेड बन सकता है। तो आज का सेशन एक्सपायरी के लिहाज से मेक और ब्रेक का होगा। आपको क्लोजिंग 14,925 के ऊपर मिले, बहुत बढ़िया, 14,550 के नीचे मिले तो खराब। तो इस बड़ी रेंज में 300 से 400 पॉइंट की रेंज है, और रेंज बड़ी इसलिए आ रही है कि अगर आप देखिए इंट्राडे में अगर निफ्टी में 400 पॉइंट का मूव आते हैं, बैंक निफ्टी में 1500 पॉइंट का, 1000 पॉइंट का मूव आता है, तो फिर आपके पास छोटी रेंज हो नहीं सकती। तो इस लिहाज से आपको फोकस करना है एक्सपायरी के लिहाज से। बट अगर बड़ी रेंज को हटाकर सिर्फ आपको देखना है एक और पॉजिटिव क्लोजिंग, बस कोई दिक्कत नहीं, फिर आप एक्सपायरी के हफ्ते के लिए सेट हैं। हल्का फुल्का करेक्शन आए, वो करेक्शन आपके लिए खरीदारी का मौका बनेगा। जी दीप। क्लियर है सर। और एसजीएक्स निफ्टी भी अभी अच्छी रिकवरी के संकेत दे रहा है, तो वहां से भी थोड़ा इंटरेस्टिंग सेंटिमेंट बढ़ रहा है। चलिए सर, आज का सेटअप समझना है, और आज एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है, उस पर भी आपसे थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। पर बताएं सर, फ्राइडे की रिकवरी के बाद आज का सेटअप क्या कह रहा है? ग्लोबल संकेत नेगेटिव साइड पर है हल्के से, वो भी कोई खास नहीं, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स नीचे, और हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 50 पॉइंट ऊपर थे। उसके मुकाबले में अमेरिकी बाजार में कमजोरी वाला सेशन रहा, तो लगभग 300 सवा 300 पॉइंट की जो कमजोरी है वो आपको पहचानी है। उस लिहाज से मैं हल्के से संकेत नेगेटिव मानकर चल रहा हूँ। एफआईज के संकेत बड़े पॉजिटिव हैं, इससे विस्तार से हम बातचीत करेंगे। घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव साइड पर हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल हैं, सेंटिमेंट न्यूट्रल हैं, और ट्रेंड न्यूट्रल है। तो ज़्यादातर न्यूट्रल है। पॉजिटिव साइड में एफआईज के डेटा है, नेगेटिव साइड में घरेलू फंड्स और हल्के से ग्लोबल संकेत। ये है आपके लिए आज के संकेतों के ट्रिगर्स। जी दीप। बिल्कुल सर। रेंज फिर क्या निकल कर आ रही है आज के सेशन के लिए? 14,625 14,675 निफ्टी के लिए आज सपोर्ट जोन के तौर पर काम करेगा, और वैसे तो इसके नीचे जाने नहीं चाहिए, और रेंज छोटी होनी चाहिए जो हमने शुक्रवार को देखी उसके मुकाबले में, लेकिन फिर भी उसके बाद जो अगला अहम सपोर्ट है वो 14,475 से लेकर 14,550 की रेंज का निकल कर आएगा। ऊपर की तरफ 14,800 14,850 एक हल्की फुल्की रुकावट का लेवल है, लेकिन उसके ऊपर माफ़ कीजिएगा 14,900 14,900 14,950 वो रेंज है जहां पर आपको निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 33,600 33,850 तुरंत एक आपको अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी पर, इसके नीचे जाने की संभावना कम है। लेकिन अगला जो अहम सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, जिसकी बात हम शुक्रवार को भी कर रहे थे कि इस रेंज में आए तो आपको ज़रूर खरीदना चाहिए और शॉर्ट भी काटनी चाहिए, वो है 33,100 से 33,350। इस रेंज में मजबूत सपोर्ट निफ्टी लेने की कोशिश करेगा। जहाँ तक ऊपर का सवाल है 34,425 34,500 हल्की रुकावट का लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। एक बार 34,500 को पार किया तो 34,750 से 35,000 की रेंज है, जहां तक आपके लिए बैंक निफ्टी ऊपर जाने की तैयारी करता हुआ दिखेगा। जी दीप। ओके, ये है आपके लिए दिन की बड़ी रेंज। आज के ट्रेड के लिहाज से कौन से लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट सर? निफ्टी में 14,700 14,800 ये आप समझ के चलिए छोटी रेंज है निफ्टी की, ठीक है। और 14,650 से 14,900 ये दिन की मीडियम रेंज है। 14,575 14,925 ये दिन की बड़ी रेंज मानकर चले आप आज के लिए। बैंक निफ्टी 33,850 34,500 ये दिन की छोटी रेंज है। 33,600 34,750 दिन की मीडियम रेंज मानकर चलें, और बड़ी रेंज के तौर पर 33,350 से लेकर 35,000 ये है वो रेंज जिस पर आपको करना है फोकस आज आपको रेंज के लिहाज से। दीप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर ये आपके लिए बड़ी रेंज बनती हुई नजर आएगी। जी दीप। क्लियर एग्जिस्टेंस है सर। चलिए, इंटरेस्टिंग सेशन है। अच्छा, जो फ्राइडे का बाउंस बैक हुआ है सर, उसमें एफआईएस की पोजीशनिंग और पीसीआर में क्या बदलाव हुआ है? एफआईज की पोजीशनिंग जो 55 से 60% की रेंज में आने के बाद आमतौर पर एफआईज बिकवाली नहीं करते उन लेवल के आसपास खरीदारी। हालांकि इस बार खरीदारी करने में उन्हें वक्त बहुत लगा, लेकिन खरीदारी की है शुक्रवार के सेशन में। अब इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन उनकी बढ़कर 64% के आसपास आ गई है। पुट कॉल रेशियो 1.12 से 1.20 पर आया है, न्यूट्रल है, ओवरसोल्ड नहीं है।
और विक्स अनचेंज है 20 के आसपास, तो उसमें कोई खास बदलाव है नहीं। जिन लोगों की तेजी की पोजीशन है दीप, उन्हें स्टॉप लॉस रखना चाहिए। इंट्राडे में 14,675 का रखिए और क्लोजिंग बेसिस पे थोड़ा दूर आएगा 14,550 का, लेकिन वही सही है, ज़्यादा बेहतर है आपके लिए बाजार की वॉलेटिलिटी और उतार चढ़ाव को देखते हुए। अदरवाइज अगर आपको कम रखना है तो फिर 14,700 का रखिए या 14,675 का ही रख लीजिए, लेकिन जो सही स्टॉप लॉस निकल कर आता है जिसके नीचे आपको लॉन्ग पोजीशन अब कम करनी चाहिए वो 14,550 का है। ऊपर शॉर्ट पोजीशन के तौर पर 14,800 को पार करके निफ्टी टिकता है या उसके ऊपर बंद होता है तो फिर आपको अपनी शॉर्ट काट लेनी चाहिए। और बैंक निफ्टी में 34,500 ये लेवल होगा जिसके ऊपर निकल कर टिकता है बाजार, तो इंट्राडे में भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी आपको अपनी शॉर्ट पोजीशन से निकल जाना चाहिए। जी दीप। क्लियर बात है सर, इंटरेस्टिंग लेवल्स हैं जहां पर आपको रखनी है नज़र। बैंक निफ्टी के लिए भी एग्जिस्टिंग पोजीशंस इंटरेस्टिंग है सर, पर नई पोजीशंस कैसे बनानी ये बताएं। नई पोजीशन में दीप खरीदारी करें निफ्टी में 14,675 के स्टॉप लॉस के साथ और 14,800, 850, 900, 925 और 14,975 ये फाइनल टारगेट बनेगा आपके लिए निफ्टी में अगर आप खरीदारी करते हैं तो। इन सारे लेवल्स पर रखिए नज़र। स्टॉप लॉस आपका 14,675 का होगा। सारे लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे अभी, 14,800, 14,850, 14,900, 925 और 975। जो लोग बेचना चाहते हैं निफ्टी को 14,900, 925 वो अच्छी रेंज है जहाँ पर एक बार आप चांस ले सकते हैं निफ्टी को बेचने का, वहाँ पर शॉर्ट करें और 15,000 का लगाइएगा स्टॉप लॉस। नीचे की तरफ के जो टारगेट बनेंगे 14,850, 14,800, 14,750, 14,725, इन टारगेट्स के लिए आप एक बार बिकवाली का मौका निफ्टी में देख सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 33,850 ये आपका स्टॉप लॉस है खरीदारी करने के लिए आज से, और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर खरीदिए 34,425, 34,500 ये दो छोटे टारगेट। फिर मीडियम टारगेट जो बनेंगे 34,750, 34,800। बड़े टारगेट जो बनेंगे 34,925, 35,000 तक के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में एक चांस आप खरीदारी का ले सकते हैं। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, अब सवाल ये कि शॉर्ट कहाँ करें। जितना सबसे सही लेवल नज़दीक जहाँ पर शॉर्ट करना है वो है 35,000। अब 35,000 यहाँ से बहुत दूर है, करीबन करीबन 800 पॉइंट। अब 35,000 आप पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे पता नहीं। एकदम परफेक्ट ज़्यादा सही लेवल दिखता है जहाँ पर शॉर्ट करना बहुत सेफ नज़र आता है और रीजनेबल रियलिस्टिक भी है, वो 34,750 से 34,800 का निकल कर आता है। वहाँ पर तो ज़रूर बेचना चाहिए। तो मैं आपको रेंज दूंगा 34,750 से 35,000 की रेंज, यहाँ पर बेचना है। 35,200 का स्टॉप लॉस लगाना है। 34,750, 34,500, 34,425, 34,225 और 34,175 ये वो सारे टारगेट हैं जिनके लिए आपको बिकवाली करनी चाहिए बैंक निफ्टी में। जी दीप। अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए आज कुछ नहीं सर? नहीं, अभी वो एग्रेसिव ट्रेडर वाला वो मामला गया है, क्योंकि देखिए बड़ा गैप ऊपर या नीचे हो और जहां एकदम बड़े अहम सपोर्ट लेवल के आसपास निफ्टी पहुंच रहा हो, जो कि पहुंच चुका है एक्चुअली शुक्रवार को 14,350, 375 दीप हमने स्ट्रांगली कहा था कि इस लेवल पर आए तो बिल्कुल भी डरना घबराना मत, लेना है। 33,100, 33,300 की रेंज बैंक निफ्टी के लिए कहा था, 33,360 से घूम गया। बैंक निफ्टी में 50-60 पॉइंट इतना मार्जिन ऑफ एरर रहता ही है। निफ्टी में तो एग्जैक्टली मतलब 1 पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं, वहीं से घुमा है जहाँ से इसको घूमना था। तो मेरे ख्याल से उस हिसाब से सब ठीक है। तो आपको क्लियर कट खरीदने का मौका बाजार बिल्कुल सही लेवल पर दे रहा है, उन लेवल के आसपास डरना नहीं है। और फिर कल हम यही बात कर रहे थे कि देखिए आपने याद हो तो शुक्रवार को हम ये कह रहे थे कि कोई ऐसी ज़रूरी नहीं कि आप खरीदारी करके जाएँ, सोमवार को आकर भी ले लेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर हैं तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड करें फ्रेश खरीदारी करने के लिए। तो आप देखिए बाजार वहीं के वहीं उसी के आसपास खुलते हुए दिख रहे हैं, तो कोई खास फर्क है नहीं। तो मेरे हिसाब से रेंज बाउंड मार्केट है। अच्छी रिकवरी आपको शुक्रवार को हो गई, थोड़ा सा आपको नीचे मिले खरीदिए और ऊपर में अहम लेवल के आसपास प्रॉफिट बुक करके फिर से इंतजार कीजिए, ये बेहतर होगा। जी दीप। क्लियर है सर, तो ये तो रहे आज का पूरा सेटअप और साथ ही पोजीशंस के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है। सर बैन में कोई बदलाव नहीं है, आखिरी हफ्ता है एक्सपायरी का। सेल और आइडिया ये दोनों स्टॉक्स आज के बैन में हैं। अच्छा, फंड्स का डेटा समझाएं सर। फ्राइडे को फिर से बढ़िया एक्शन दिखा और लगातार 4 दिनों से अब हम देख रहे हैं कि एफआईएस कैश में खरीदारी कर रहे हैं, क्या समझें? दीप, आपको याद होगा कि जब एफआईएस की लगातार बिकवाली चल रही थी और जब ग्लोबल मार्केट्स मजबूत थे तो एक बार ग्लोबल मार्केट्स के दम पर आप खुल जाते थे ऊपर, राइट, और ऊपर खुलते धड़ाक से बिकवाली आती थी और वापस से आप नीचे, राइट। 4 दिनों में एक चीज़ बदली है कि ग्लोबल संकेत अगर सुस्त हैं, कमजोरी वाले हैं और एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े, और स्पेशली आपको गुरुवार शुक्रवार के आंकड़े तो बेहतर मिले। शुक्रवार के तो ये जो आंकड़े आपके सामने कमाल के हैं, और सबसे बड़ी बात इसमें किसी तरह की कोई ब्लॉक डील का सहयोग नहीं है।
वाकई में खरीदारी होती है। देखिए 1400 करोड़ की कैश में खरीदारी, 1500 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदना, हालांकि उसमें ओपन इंटरेस्ट घटा है, शॉर्ट कवरिंग काफ़ी हुई है, लेकिन खरीदारी तो है। 1500 करोड़ के ही स्टॉक फ्यूचर्स खरीदना, ये अपने आप में तो आप देखिए 4500 करोड़ की डायरेक्शनल खरीदारी एक दिन में एफआईज की कम नहीं है। तो इस डेटा से दो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है। पहली चीज़ तो ये कि ग्लोबल संकेतों में अगर कमजोरी है भी, तब भी बहुत डरना घबराना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह से पहले मजबूत ग्लोबल संकेतों के चलते आप ऊपर से गुलते थे और एफआईज की बिकवाली से आप पिट जाते थे, अब इसका विपरीत कर लीजिए। कमजोर ग्लोबल संकेतों से आप नीचे खुलेंगे और एफआईज की खरीदारी आपको निचले स्तरों से आती दिखेगी, तो आप निचले स्तरों से रिकवर कर पाएंगे। तो पिछले हफ्ते की जो थीम थी सेल ऑन राइज वाला मार्केट, उस थीम से आप बाय ऑन डिप्स वाले मार्केट में एंटर कर रहे हैं। इसका पहला मजबूत संकेत शुक्रवार को आया है। पिछले 3 दिनों से लगातार खरीदारी आ रही है एफआईज की, इसलिए हमने गिरना रुका है। लेकिन अगर आज के सेशन में एक मेक और ब्रेक लिटमस टेस्ट है एफआईज की खरीदारी का, अगर आज के मार्केट में और एफआईज खरीदारी करते हैं, जिसकी संभावना है, पूरी है, तो फिर ऐसे में ये मार्केट ग्लोबल संकेतों के दम पर जब भी कमज़ोर होगा आपको खरीदना है। इंट्राडे में जो भी करेक्शन आएगा आपको खरीदना है। तो सेल ऑन राइज से बाय ऑन डिप्स का मार्केट एफआईज के डेटा के दम पर आपके लिए आता हुआ दिख रहा है, और ये एक बड़ा ट्रेंड रिवर्सल वाला मामला है। और शुक्रवार को आपको याद होगा दीप, इसलिए हम कह रहे थे कि सबसे बड़ी मजबूती का कारण, और निचले स्तरों से आप कह रहे थे कि खरीदना ही चाहिए, ज़रूर खरीदना चाहिए, उसके पीछे कारण एकमात्र था कि एफआईज की खरीदारी लौटती दिख रही है। उन्होंने बिकवाली बंद कर दी, और जब अगर एफआईज बिकवाली बंद कर दे रहा आखिरी मिनटों में, आखिरी लेवल्स पे, निचले लेवल्स पे सिर्फ ट्रेडर्स, जो कमज़ोर ट्रेडर्स है, उनकी पोजीशन एक बार खत्म हो जाए तो फिर खरीदारी आना स्वाभाविक है। तो इस डेटा से सबसे बड़ा कंफर्ट, कॉन्फिडेंस और आज के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर अगर आप कोई लेकर चलते हैं तो ये एफआईज की खरीदारी, और यही आपको कॉन्फिडेंस देती है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से बाजार आपको रिकवर करते हुए जरूर दिखेंगे। जी दीप। बिल्कुल सर, और ये कंफर्ट कॉन्फिडेंस के बारे में आपने फ्राइडे को भी बात करी थी, और अब जब हम फ्राइडे को देख रहे थे कि गैप डाउन आने वाला है, तो आपने कहा था कि अब ये खरीदारी का मौका है, इसको गंवाना नहीं है। एक बार देख लेते हैं आज के एफएनओ के क्यों समझें, उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि फ्राइडे को एग्जैक्टली क्या आपको सटीक स्ट्रैटेजी मार्केट पर दी गई थी। तो बेसिकली इंडेक्स में इतना गैप से खुलने के बाद शॉर्ट नहीं करना चाहिए, रिकवरी का इंतजार करना चाहिए, और अगर आपकी शॉर्ट है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें। एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो हल्की फुल्की खरीदारी करते चलें, और ये मान के चलें कि अगर 14,350 375 आएगा तो आप और खरीदेंगे। 33,100 33,300 की रेंज आएगी तो बैंक निफ्टी और खरीदेंगे। टुकड़ों में खरीद सकते हैं तो खरीदारी शुरू करनी चाहिए हल्की फुल्की। एक राय बहुत क्लियर कट साफ है, इस गैप डाउन पर, इस लेवल पर बेचना नहीं है, ये क्लियर कट है। थोड़ा शॉर्ट काट सकते हैं, थोड़ा खरीदारी कर सकते हैं, छोटे छोटे मुनाफे के लिए राय नहीं। और हमने बहुत स्ट्रांगली कहा कि खरीदने का वक्त है, और जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो 475 पे लें तो 350 पर और लें, और जो पैसिव ट्रेडर्स हैं उनके लिए 14,350 14,375 की रेंज दी थी। आज का लो एग्जैक्टली 14,350 है। तो बाजार ने एकदम परफेक्ट लेवल को रेस्पेक्ट किया। बिल्कुल, तो ये तो थी सटीक स्ट्रैटेजी जो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में आपको दी गई थी, और देखिए शानदार रिकवरी आई थी गैप डाउन के बाद। अच्छा सर, आज के फिर वायदा कारोबार के संकेत देखें तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आ रहे हैं? दीप, वैसे तो संकेतों के लिहाज से देखेंगे तो रेंज बड़ी दिख रही है। 14,500 बहुत मजबूत सपोर्ट है, जहां पर 41 लाख शेयर हैं पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, और 15,000 जहाँ पर 33 लाख शेयर हैं कॉल्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, और उसके बीच में जो है पोजीशन बहुत छोटी है, 12-15 लाख शेयरों की, तो वो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो बड़ी रेंज तो 500 पॉइंट की निकल कर आती है, और उस 500 पॉइंट के बीचों बीच में 14,750 के आसपास आप बंद हुए हैं, उसके पहले कोई खास लेवल है नहीं। इसलिए जो लेवल्स हमने दिए हैं वो लेवल एकदम परफेक्ट है, उसी पर फोकस करिए, वहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, यहाँ पर भी डेटा कम है। 33,000 मजबूत सपोर्ट दिख रहा है, 8 लाख शेयर वहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के तौर पर है। 34,000 कश्मकश वाला लेवल है, उससे आप 150 पौने 200 पॉइंट ऊपर बंद हुए हैं। 6 लाख शेयर पुट में हैं, 5 लाख शेयर कॉल्स में। ऊपर में 36,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 9 लाख शेयरों का। तो कोई खास बड़े डेटा है नहीं जिसके दम पर हम कुछ और एनालिसिस करने की कोशिश करें। हल्की रुकावट पे आपके लिए ऊपर की तरफ जो बनेगी वो 35,000 की बनेगी, और 35,000 पे 7 लाख शेयर है, हाईएस्ट भी नहीं है, हाईएस्ट तो 9 लाख शेयर 36,000 पर है। तो डेटा बहुत कम है, और सरप्राइजिंगली दीप इस बार मुझे पहली बार ऐसा दिख रहा है कि मंथली एक्सपायरी में भी डेटा इतने कम है। ये बड़ा सरप्राइजिंग, नहीं तो आमतौर पर मंथली एक्सपायरी में डेटा आपको काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं। शायद इसकी वजह यही हो सकती है कि चूँकि नई सीरीज़ में लोग बाद में ट्रेड करेंगे और जो मार्च वाली सीरीज़ में उसमें लोग अपनी पोजीशन हल्की रखना चाहते हैं। वही वाली बात है, 31 मार्च को आप अपनी बुक्स क्लीन रखना चाहते हैं। उस लिहाज से आप देखेंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में डेटा बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं। जी दीप। बिल्कुल, तो थोड़ा डेटा कम है बट इंटरेस्टिंग डे होने वाला है ट्रेड के लिए। नजर रखते हैं जो बाकी के संकेत हमें बता रहे हैं। चलिए सर, अब एक इंटरेस्टिंग स्टॉक के बारे में आपसे चर्चा करनी है, तो बिगुल अनिल जी के लिए आज के स्टॉक ऑफ द डे का। अनिल जी, बैक टू फेवरेट, बताएं सर, स्टॉक ऑफ द डे क्या चुना है आपने? बिल्कुल दीप, बीपीसीएल ही है। यहाँ पर इस बीपीसीएल के फ्यूचर्स खरीदारी करने के लिए आए। शुक्रवार का लो 416 रुपये के आसपास है और आपको याद होगा जब 50 रुपये के डिविडेंड की उम्मीद के सामने 5 रुपये का डिविडेंड आया, तब भी हमारा यही कहना था कि आप चिंता न करें, हो सकता है डिविडेंड डिले हुआ है, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। बीपीसीएल की बुक्स में वो कैश अब भी है और रहेगा जो आपको मिलने वाला है। लेकिन इससे पहले आपको याद हो पिछले हफ्ते हमने एक और बड़ी स्टोरी की थी जिसमें हमने कहा था कि बीपीसीएल के लिए एक बड़े लीडिंग मर्चेंट बैंकर ने जो वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाई वो 700 से 750 रुपये का वैल्यूएशन निकाल कर लाई है। और एग्जैक्टली आज मीडिया में ये खबरें आप आते हुए देख रहे हैं कि 700 से 750 रुपये का वैल्यूएशन किया जा रहा है और बीपीसीएल का ओवरऑल वैल्यूएशन 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास किया जा रहा है और सरकार को 80-85 हज़ार करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद बीपीसीएल के डाइवेस्टमेंट से की जा रही है। तो जो पिछले हफ्ते हमने खबर दी थी वो खबर अब आप आज मीडिया में काफ़ी जगह देख रहे हैं। हमारा ये समझना है कि बीपीसीएल इस भाव में बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, ट्रेड करने के लिहाज से भी और निवेश करने के लिहाज से भी। स्टॉप लॉस में थोड़ा आपको दूर का दूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और रीज़न है जिसके लिए मैं बता दूं कि जो प्रीमियम अगर 430 रुपये के दाम से देखें और 700-750 रुपये का वैल्यूएशन देखें तो 60 से 65% की प्रीमियम पर बीपीसीएल का डाइवेस्टमेंट होने की आप उम्मीद कर सकते हैं। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि बीपीसीएल का डाइवेस्टमेंट सरकार के लिए लिटमस टेस्ट है, क्योंकि ये डाइवेस्टमेंट बाकी सारी कंपनियों के डाइवेस्टमेंट के लिए वो एक कहना चाहिए कि पैमाने सेट करेगा कि आगे किस तरह का होगा। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो, और जो आज एक और बड़ी एक्सक्लूसिव खबर हमारे पास में वो ये कि बीपीसीएल में काफ़ी नॉन कोर एसेट्स, नॉन कोर इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहूँगा, जो उनके अलग अलग कंपनियों में, आईजीएल में है, पेट्रोनेट एलएनजी में है, कुछ अनलिस्टेड कंपनियों में उनके इन्वेस्टमेंट हैं, वो बेचे जाएंगे और वो बेचने के बाद जो पैसा आएगा वो पैसा डिविडेंड के तौर पर दिया जाएगा और जो बायर होगा बीपीसीएल का वो एक कोर बिजनेस खरीदेगा, उसको कैश और दूसरी कंपनियों के इन्वेस्टमेंट, बीपीसीएल के अगर दूसरी सरकारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है लिस्टेड या अनलिस्टेड में, उससे उस बायर को इंटरेस्ट नहीं है जो बीपीसीएल को खरीदना चाहता है। जाहिर सी बात है उनका इंटरेस्ट कोर बिजनेस में, तो सिर्फ कोर बिजनेस बेचा जाएगा और कोर बिजनेस के पहले जो नॉन कोर इन्वेस्टमेंट्स हैं उन्हें हटाकर कैश रेज किया जाएगा और वो कैश शेयर होल्डर्स में दे दिया जाएगा स्पेशल डिविडेंड के तौर पर या जैसे भी, और बाकी आपके लिए ये डाइवेस्टमेंट होगा। तो मुझे लगता है ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो सकता है। 2 से 3 महीने की व्यू से आपको बीपीसीएल में जरूर इन्वेस्टेड रहना चाहिए। बीच बीच में बाजार के मूड माहौल के साथ, कुछ भी खबरों के साथ थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन जो लोग शांति से लेकर बैठकर इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखेंगे वो इसमें पैसा कमाएंगे, ये मानकर चले। 415 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आपको खरीदारी करनी चाहिए। 435, 445, 455, 465 ये हैं वो सारे टारगेट्स जिसके लिए बीपीसीएल के फ्यूचर्स आपको खरीद कर रखना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आप शांति से डिलीवरी लेकर बैठ जाएं, जितना आपके पैसे हैं 2-3 महीने के लिए ये भी व्यू आप लेकर चल सकते हैं। जी दीप। क्लियर है सर, तो बीपीसीएल के डाइवेस्टमेंट का आपको फायदा उठाना है और हर स्टेप पर अनिल जी ने आपको कहा है कि बढ़िया रिटर्न्स मिलेंगे, सिर्फ भरोसा रखने की जरूरत है। ट्रेड के लिए, निवेश के लिए, दोनों लिहाज से देखें बीपीसीएल बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। आज का स्टॉक ऑफ द डे आपके लिए। आइए फिर और खबरों वाले शेयर से भी जान लेते हैं कौन से और स्टॉक्स पर आज एक्शन रहेगा, इस पर नजर डालते हैं। कुशल, वरुण और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? बिल्कुल दीपांशु, पर सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वरुण जो है अगर शुरुआत कर पाए ट्रिगर्स से तो उसके बाद मैं खबरों पर आता हूं। चलिए, तो पहले वरुण से ही शुरुआत करते हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? जी दीप जी, तो बीपीसीएल की बात अनिल जी आपने की और एक सरकारी कंपनी बीएमएल यहाँ पे भी नजर रखनी है, क्योंकि सरकारी हिस्सेदारी खरीदने के लिए आज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजने का अंतिम तारीख है। और आपको याद होगा टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, एमएनएम जैसे तमाम कंपनियां जो है लाइन में लगी हुई है इस कंपनी में 26% स्टेक खरीदने के लिए। रेलटेल अंतरिम डिविडेंड और दिसंबर तिमाही के नतीजे पे आज बोर्ड जो है वो बैठक करने वाला है।
कोलगेट अंतरिम डिविडेंड पे आज कंपनी की बोर्ड जो है वो बैठक करेगी। मुंबई के मॉल्स के ऊपर नज़र रखिए, जितने भी मुंबई में मॉल्स है और साथ साथ जो सिनेमा हॉल्स है उसमें, क्योंकि मॉल में एंट्री से पहले अब कोरोना टेस्ट जो है वो नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी है। तो इसके साथ साथ डॉक्टर लाल, मेट्रोपोलिस, ये काउंटर भी जो है आपके रडार पे होने चाहिए। इसके अलावा क्राफ्टमैन ऑटोमेशन और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के आईपीओ के शेयर अलॉटमेंट जो है वो आज होने वाले हैं। तो यहाँ पे नज़र रखिए, देखिए आपको शेयर मिलते हैं कि नहीं। दो स्टॉक्स नज़र में रखिएगा, एक तो जुबिलेंट फूडवर्क्स और सयाजी होटल्स, क्योंकि बारबेक्यू नेशन जो है आज आईपीओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक कंपनी करने वाली है। सयाजी होटल्स की सब्सिडरी है और जुबिलेंट फूडवर्क्स की यहाँ पे करीब 10% के आसपास की हिस्सेदारी है, तो याद रखिएगा। प्राइस बैंड रिवीजन हुए हैं 10% से 5%, फ्यूचर एंटरप्राइजेस, महानगर टेली, MTNL, साथ साथ 10% से 20% जो हुआ है वो है अडानी टोटल गैस। तो यहाँ पे नज़र रखिएगा, काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिनमें एक्स डिविडेंड, आज डिविडेंड की एक्स डेट है, तो वहाँ पे नज़र रखिएगा। मिधानी, गेल, नैल्को, NMDC, रैमको, इसके अलावा अल्कोर्गो लॉजिस्टिक्स, तो ये सभी स्टॉक्स जो है यहाँ पे डिविडेंड का एक्स डेट है, तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। नज़ारा टेक्नोलॉजीज IPO 175 गुना भरा और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस करीब 2.5 गुना के आसपास ही भरा है। इसके अलावा BPCL की हमने जो आपको एक्सक्लूसिव खबर दी कि कहीं ना कहीं जो विनिवेश को लेकर बड़े फैसले हो सकते हैं और काफ़ी सारे जो इनके नॉन कोर एसेट्स है वो बेचे जा सकते हैं। अनिल जी ने आपको बताया भी उनके जो फेवरेट स्टॉक है उसमें। इसके अलावा NMDC यहाँ पे भी नज़र रखिएगा, क्योंकि सरकार की इस कंपनी ने अपनी जो लंप और फाइन ओर के दाम है उनको बढ़ा दिया है, करीब 2.5 से 5% के आसपास की बढ़ोतरी की है। आपको याद होगा इसके पहले दाम जो स्टेबल रखे गए थे, अब इनको बढ़ा दिया है, तो इसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। भारत डायनेमिक्स, करीब 1190 करोड़ के इस कंपनी को ऑर्डर मिले हैं। तो जो ऑर्डर पिछले बार मिला था, फ्राइडे को हमने आपको खबर भी बताई थी, उसका अमाउंट जो है वो अब बाहर आ चुका है कि कितने के ऑर्डर है। अडानी ग्रीन, 2 सोलर कंपनियों में 100% हिस्सेदारी जो है वो खरीदने के लिए इस कंपनी ने करार कर लिया है। टोरेंट की कंपनी स्काई पावर ग्लोबल में 100% हिस्सेदारी खरीदने के लिए इस कंपनी ने करार किया है। 317 करोड़ में यह अधिग्रहण जो है ये कंपनी करने वाली है। टाटा पावर CCI से ओडिशा के नेस्को में 51% अधिग्रहण करने के लिए इस कंपनी को मंजूरी मिल चुकी है। पावर ग्रिड, यहाँ पे नज़र रखिए, क्योंकि इस कंपनी ने JP पावर का जो हिस्सा है, JP पावर में जो है 74% हिस्सा जो है पावर ग्रिड खरीदने वाली है। 351 करोड़ में इसको खरीदा जाएगा। JK टायर, इंडिया रेटिंग ने इस कंपनी की रेटिंग भी बढ़ाई है और आउटलुक भी बढ़ाया है। रेटिंग जो है A नेगेटिव से बदल के A की है और आउटलुक जो है नेगेटिव से बदल के अब स्टेबल कर दिया है। और एविएशन स्टॉक्स, खासकर इंटरग्लोब, स्पाइसजेट, यहाँ पे नज़र रखिएगा, क्योंकि आपके लिए तो हवाई किराया महंगा होने वाला है, लेकिन इन कंपनियों के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि एयरलाइंस किराए के जो न्यूनतम दाम है उसमें 5% बढ़ोतरी के लिए अनुमान जो मंजूरी है वो दे दी है, क्योंकि ATF के दाम लगातार बढ़ रहे थे, इसके लिए मंजूरी दी गई है। ओके, तो ढेरों खबरों वाले शेयर्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। कुशल, चलिए अब आप बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आपके पास। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले आपको गेल, IOC, HPCL जैसे स्टॉक्स पर फोकस रखना है, क्योंकि पहला ऑयल सेक्टर का इन्वेट आने वाला है और गेल उसको फ्लोट करेगा FY 22 के अंत तक। साथ ही अगर आप देखें तो IOC, HPCL और गेल जो 3 अलग अलग इन्वेट्स फ्लोट करेंगे, यहाँ पर आपको नजर रखनी होगी और कंपनियों द्वारा करीब 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए इन्वेट के जरिए जुटाए जाएंगे। इनफैक्ट कंपनी जो है इस इन्वेट का जो रकम ये जुटाएंगे उसका जो इस्तेमाल है वो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में करते हुए दिखेंगे। प्रभात डेयरी ये भी फोकस में रहेगा, क्योंकि 24 मार्च से खुलेगा इनका डी लिस्टिंग की प्रक्रिया। तो जो फ्लोर प्राइस उसका तय किया गया है वो 63.77 पर शेयर है और 31 मार्च जो है डी लिस्टिंग के लिए बोली लगाने की आखिरी तारीख है और 5 अप्रैल काउंटर ऑफर और डिस्कवर्ड प्राइस की घोषणा होगी और कंपनी को जो इसकी डी लिस्टिंग को मंजूरी मिली थी वो 13 सितंबर 2019 को थी। साथ ही TCS, यहाँ पर सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव खबरें आ रही हैं कि TCS ने FY 22 के लिए सैलरी में इंक्रीमेंट करने का ऐलान किया है। इनफैक्ट आप देखिए पिछले 6 महीनों में दूसरी बार ये सैलरी में इन्होंने बढ़ोतरी की है और करीब 12 से 14% की ये बढ़ोतरी है। साथ ही जोमेटो का जो IPO है उसको लेकर डिटेल्स आ रही हैं। इन्फो एज फोकस में रहेगा इस वजह से और अप्रैल तक IPO के ड्राफ्ट पेपर जमा करेगी कंपनी और IPO के जरिए करीब 4700 करोड़ रुपए जो है कंपनी के जुटाने की योजना है और सितंबर से पहले
सितंबर अंत से पहले आईपीओ की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो सकती है। मैरिको भी फोकस में रहेगा क्योंकि लागत खर्च जिस तरह से बढ़ी है अक्रॉस सेक्टर्स, उस वजह से इसको देखते हुए कंपनी ने जो है कई अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए हैं और कंपनी ने जो ग्राहकों को वो डिस्काउंट्स भी दे रहे थे या जो ऑफर्स दे रहे थे उसमें भी उन्होंने कटौती की है। जो इनका कोकोनट ऑयल सेगमेंट है उसमें उसमें 5 से 6% की बढ़ोतरी की है और जो सफोला ऑयल है उनकी कीमतों में करीब करीब 15 से 20% की बढ़त कंपनी ने की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी फोकस में रहेगा क्योंकि देश इनफैक्ट दुनिया की सबसे बड़ी जो ऑयल कंपनी है सऊदी अरामको, 2020 में उन्होंने उनका जो मुनाफा है वो करीब 45% घटा है सालाना आधार पर और कच्चे तेल की जो कीमतों में गिरावट आई है उसके चलते ये इंपैक्ट आता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पर इस वजह से भी आपको फोकस में रखना होगा। और वोडाफोन आइडिया, यहाँ पर इनकी क्लैरिफिकेशन आई है। कंपनी ने ये एडमिट किया है कि जनवरी महीने में जो सब्सक्राइबर डेटा वो कह रहे हैं कि जो करीब करीब 17 लाख सब्सक्राइबर जोड़े गए हैं उसमें एरर है। तो अब देखना होगा कि आगे की क्या प्रतिक्रियाएं बैठती हैं। पर ये जो अपडेट आया है ये वोडाफोन आइडिया की तरफ से है। कुछ बल्क डील्स भी है मेरे पास जहां पर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस फोकस में रहेगा क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटेजीज ने करीब करीब 24 लाख शेयरों की खरीदारी की है 215.43 के भाव पर। साथ ही आई शेयर्स इमर्जिंग मार्केट्स ने 56 लाख शेयरों की बिकवाली की है 214.81 के भाव पर। और साथ ही आई शेयर्स की एक और फंड ने भी करीब करीब 27 लाख शेयरों की और बिकवाली की है एडिशनल। साथ ही साइंट यहाँ पर वैनगार्ड ग्रुप ने ऑलमोस्ट 15.5 लाख शेयरों की खरीदारी की है 660 रुपए के प्राइस पर और ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पर करीब 7.25 लाख शेयरों की बिकवाली की है इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटेजीज एशिया ने। सीडीएसएल यहाँ पर वैनगार्ड की तरफ से बाइंग आई है करीब 10.5 लाख शेयरों की 608.50 के भाव पर। जाइडस वेलनेस में भी वैनगार्ड ग्रुप ने खरीदारी की है करीब 4 लाख शेयरों की। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट में भी वैनगार्ड ग्रुप ने खरीदारी की है करीब 17 लाख शेयरों की 471 रुपए के प्राइस पर लगभग। साथ ही टाटा केमिकल्स में भी वैनगार्ड ग्रुप की खरीदारी आती हुई दिखी है करीब 53 लाख शेयरों की 746 के भाव पर। और इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटेजीज ने ऑलमोस्ट 19 लाख शेयर बेचे हैं 751 रुपए के प्राइस पर। साथ ही सोनाटा सॉफ्टवेयर और एफएल इंडिया में भी वैनगार्ड ने खरीदारी की है। और अंत में एरिस लाइफ साइंस, यहाँ पर प्रमोटर ने करीब 1 लाख शेयरों की बिकवाली की है 16 से 17 मार्च के बीच। बिल्कुल, तो जो फ्राइडे को फुट्सी की रीबैलेंसिंग हुई थी उसका भी आप थोड़ा इम्पैक्ट ये सारे के सारे फंड एक्शंस में होते हुए देख रहे हैं। और साथ ही एरिस जो मोमेंटम में रहा है वहाँ पर प्रमोटर एक्शन आपके लिए। शुक्रिया कुशल हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे खबरों वाले शेयर्स बताने के लिए। आइए देखते हैं आज ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, बताएं आज का ब्रोकरेज एक्शन क्या कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सिर्फ 3 रिपोर्ट है। सबसे पहले देखिए ऑरबिंदो फार्मा पर सीएलएसई की बढ़िया रिपोर्ट आई है जहां पर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया। अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बदलकर अब ये खरीदारी के राय दे। लक्ष्य में भी करीब 20 रुपए की बढ़ोतरी की है, 980 से बढ़ाकर 1000 रुपए का लक्ष्य दिया है। और ये कह रही है कि मौजूदा भाव के हिसाब से अगर आप देखें तो वैल्यूएशन आकर्षक नजर आ रही है और यूरोप में कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, उससे आगे जाकर कंपनी की ग्रोथ में एक फायदा देखने को मिलेगा। एसीसी सीएलएसई की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 2025 रुपए के लक्ष्य के लिए 1754 के आसपास की जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि कंपनी ने जो है सही समय पर कैपेसिटी एडिशन किया है जिससे आगे जाकर बढ़िया फायदा देखने को मिलेगा। और आखिरी रिपोर्ट है आयशर मोटर्स पर, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 3280 रुपए के लक्ष्य के लिए। और मान रहे कि सीवी साइकिल में एक अप ट्रेंड की शुरुआत हो गई और मान रहे कि अगले वित्त वर्ष में करीब 74% तक ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन सेमीकंडक्टर्स की जो शॉर्टेज है वो कहीं ना कहीं एक चिंता का कारण बन सकता है, लेकिन स्टॉक पर ये पॉजिटिव है। ओके, तो ये है वो सारी रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा एक्शन। बढ़ाते हैं एक्शन को आगे, हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं तैयार है। आज है सोमवार और वक्त है पिक ऑफ द वीक का। शुरुआत करते हैं सिमी जी की मधुर आवाज के साथ। सिमी जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी आज की पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरा आज के लिए पिक ऑफ द वीक होगा आईटीसी लास्ट वीक भी अच्छा परफॉर्म किया था, इस वीक में भी मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्म करेगा। इनफैक्ट इसका जो ओल्ड हाई है वो छुएगा ऐसा लगता है। करंट लेवल पर या थोड़ा बहुत डीप पर खरीदने का सलाह होगा। 213 का बड़ा स्टॉप लॉस मैंने दिया है, स्टॉप लॉस टूटेगा नहीं और स्टॉप लॉस नहीं टूटेगा तो मेरा टारगेट जरूर अचीव होते हुए देखने को मिलेगा। 234 का पहला टारगेट और 240 का दूसरा टारगेट के लिए आईटीसी को खरीदने का सलाह होगा 213 का स्टॉप लॉस के साथ। ओके, 213 के स्टॉप लॉस से करें खरीदारी, ये है राय आपके लिए सिमी जी की तरफ से। आईटीसी ओहो, पिछले हफ्ते का स्टॉक इस हफ्ते भी कमाल करने की तैयारी में है और कोलकाता की है सिमी जी, कोलकाता की है आईटीसी, खरीदारी करने की राय।
वागे साहब सुप्रभात, बताएं सर आपका शेयर। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा स्टॉक ऑफ द वीक होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL। 2312 का बंद है, 2280 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। 2300 तक मिलेगा तो बेटर होगा, हो सकता है मिल जाए। और मेरा टारगेट 2403 का है। 2403, ओके। जी। 2403 थी, 2403 के टारगेट के लिए HUL में करें खरीदारी। क्या बात है, सबको FMCG पसंद आ रहा है, ITC लीवर। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर आपको क्या पसंद है। देखिए अनिल जी सुप्रभात आपको, दीपांशु को। और अनिल जी मेरे को वो स्टॉक पसंद है जो एक जमाने में अनिल जी जरा सा हिलता था तो आप उसे पकड़ते थे। अब अनिल जी आपकी नजरें AB कैपिटल और ITC पर है, उसको आपने छोड़ दिया है, और स्टॉक है ग्रासिम। अनिल जी अगर आपको ध्यान हो तो वंस अपॉन अ टाइम जब भी ये स्टॉक हिलता था तो सबसे पहले आपकी इस पर बाय कॉल आती थी, कि इस पर एक SRF पर, दोनों पर आपने नजर हटा ली है। तो अनिल जी जिम्मेवारी मैंने ली है, स्टॉक है ग्रासिम। बिल्कुल भी जो मार्केट में पिछले गुरुवार शुक्रवार को मार्केट में वोलेटिलिटी हुई, ग्रासिम उसमें बिल्कुल भी नहीं गिरा, नए हाइस पे खड़ा हुआ है। 1384 1384 1384 का स्टॉप लॉस है। 1451 1451 के टारगेट के लिए ग्रासिम है मेरा पिक ऑफ द वीक। ओके, ये है आपके लिए राय। इस वक्त ग्रासिम पर खरीदारी करें। वो आपका पॉइंट तो सही है, मैंने ग्रासिम पर थोड़ी सी नजरें इसलिए हटाई, जब से ये वो होल्डिंग कंपनी वाला मामला हो गया ना, तो उसके बाद थोड़ा सा सुस्त हो गया है। पहले जितना भागना दौड़ना कम कर दिया इसने, वो एक वजह है। और SRF पे तो मुझे मत कहिए, SRF पे तो नजरें सिमी जी ने हटाई हैं। देखिए SRF तो सिमी जी का फेवरेट। सिमी जी बताइए, पिछली बार आपने SRF पे कब राय दी थी, मुझे बताइए। खुद चला के राय बहुत ही कम टाइम दिए हैं, पर आप लोगों ने पूछा है, आप और दीपांशु ने पूछा है, इसलिए मैंने बहुत मतलब मुझे राय देना ही पड़ जाता है। पर मैंने खुद चला के तब बाय दिया था जब SRF 1400-1500 से 3000 4000 के बीच में था। अभी यहाँ पर आ चुका है, मैं खुद चला के देने में कंफर्टेबल नहीं महसूस नहीं करती। बिल्कुल, इसीलिए बंसल जी, क्योंकि अब वो भाव आ गए कि जहाँ पर स्टॉक का ऑलमोस्ट फुली प्राइस है, इसलिए मेरी राय भी आना कम हो गई। याद है आपको 1500 2000 और 3000 तक तो काफ़ी बार हमने राय दी थी इस स्टॉक पर। जी बंसल जी कुछ कह रहे हैं। जी बंसल जी बोलिए। नहीं अनिल जी आपने क्लैरिफाई कर दिया कि पूरी तरह वैल्यूड है, तो नहीं, ठीक बिल्कुल ठीक है अनिल जी। ओके, आइए सुमित जी भी तैयार है। सुमित जी गुड मॉर्निंग। सुमित जी तक आवाज़ नहीं पहुंची लगता। अच्छा, हाथ इसीलिए हिला रहे थे, मुझे लगा कि सुमित जी बोल रहे पहले मेरे पास आ जाओ, मेरी पिक ऑफ द वीक तैयार है। लेकिन जैन साहब तैयार है, तब तक चलते हैं जयपुर। गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपका पिक ऑफ द वीक। यस, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। और पिक ऑफ द वीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप, जो मैं आज का सुबह कमेंट्री भी सुन रहा था आपका, जो सेल ऑन राइज का मार्केट था, वहां से एक बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। और मुझे लगता है मिड कैप स्मॉल कैप्स में अच्छा करेक्शन हुआ है लास्ट वीक, और जिस तरीके से एक बड़ा रिवर्सल आया मार्केट में, मुझे लगता है कि वापस से स्मॉल कैप्स मिड कैप्स पे अच्छा फोकस करना चाहिए। और वहां तो देखिए हमेशा से फोकस रहा ही है, और अच्छे स्टॉक्स करेक्टेड लेवल्स पे अब मिल रहे हैं। तो GSFC एक स्टॉक है जो कि RCF और GSFC का नाम लिया जाता है दोनों का। तो GSFC और RCF का जोड़ा, ये मान लीजिए ये दोनों स्टॉक्स को लेना चाहिए। बहुत बढ़िया करेक्शन हुआ है ओवरऑल ऊपर के लेवल से RCF में भी, तो मुझे लगता है GSFC और RCF ये दोनों ले। और एक है बैंक ऑफ बड़ौदा, मुझे लगता है कि ये जो वापस से जो PSUs में थोड़ा सा स्टीम लूज हुआ था, वहां पे वापस से माहौल बनना चाहिए, और बैंक ऑफ बड़ौदा पे ध्यान दे। एंड विंध्या टेलीलिंक्स, जो कि बहुत बड़ा करेक्शन ये स्टॉक ने भी दिखाया है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे लेवल्स पे अभी है, तो विंध्या टेलीलिंक्स पे ध्यान दे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रीनप्लाई इंडस्ट्रीज। सो GSFC, RCF, बैंक ऑफ बड़ौदा, विंध्या टेलीलिंक्स, ग्रीनप्लाई। ओके, तो ढेरों स्टॉक्स हैं आपके लिए, कई सारे मिड कैप काउंटर्स भी जहां पर आप नज़र रख सकते हैं। अच्छे आपको मौके इन स्टॉक्स पर मिलेंगे, और साथ ही एक बैंक ऑफ बड़ौदा वायदा कारोबार लार्ज कैप स्पेस से जो आपको अच्छी गेन्स दे सकता है। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर नज़र रखनी है। खबरों के दम पर भी आज ढेरों स्टॉक्स आपको फोकस में आते हुए दिखेंगे, एक एक करके वहां पे बात करते हैं। टाटा पावर, इस पर राय दें सिमी जी। थोड़ा करेक्शन हुआ, उसके बाद वापस फ्राइडे को तेजी में इसने पार्टिसिपेट भी किया। 104 के आसपास की क्लोजिंग है। टाटा पावर पर क्या राय बन रही है? आज तो खबर है कि CCI ने इनकी ओडिशा पावर डिस्ट्रीब्यूशन की खरीदारी में को मंजूरी दे दी है।
दीपांशु, मेरा व्यू इस स्टॉक में बहुत बुलिश है। करेक्शन दे दिया, बहुत ही अच्छा है कि इस जगह पे 10% का करेक्शन देखने को मिल गया। मोर देन 10% करेक्शन ऑलरेडी एक ही हफ्ते में देखने को मिल गया। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा जगह पे वापस से खरीदने का सलाह मतलब मौका मिल गया है सभी को। 95 या 92 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के करंट लेवल पर डिप पर खरीदने का सलाह होगा। इसके लिए मेरा जो टारगेट है, लॉन्ग टर्म का टारगेट करीब 125 से 150 का है। तो करंट लेवल पर खरीदने का ही सलाह है। स्टॉप लॉसेस अपना अपना कंफर्ट लेवल पर लगाइए। मुझे लगता है कि एक अच्छा करेक्शन में स्टॉक को दोबारा मिल गया स्टॉक दोबारा। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा पावर पर आज 100 के ऊपर की क्लोजिंग, बड़े एक्शन के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। प्लस एक सीसीआई की मंजूरी भी जो फॉर्मेलिटी थी वो भी पूरी होती हुई दिख रही है। आइए, तैयार है हमारे कुछ और एक्सपर्ट्स, लेते हैं उनकी भी बेहतरीन पिक्स। कुणाल जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, खरीदारी की राय है और स्टॉक वही है अनिल जी जिसको कई बार पिक ऑफ द डे में, पिक ऑफ द वीक में, पिक ऑफ द मंथ में हम लोग रेकमेंड कर चुके हैं। स्टॉक का नाम है अडानी एंटरप्राइजेस, जिसमें कि करेक्शन पिछले 4-5 दिनों में पूरा होता हुआ दिखाई दिया। शुक्रवार को एक बहुत शानदार रिकवरी हुई, 20 डेज मूविंग एवरेज से बाउंस आता हुआ दिख रहा है, बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाए। तो अडानी एंटरप्राइजेस बाय करके चले। 855 855 का स्टॉप लॉस रखना है। 925 रुपया पहला टारगेट और 955 रुपए दूसरा टारगेट है। ये स्टॉक 4 डिजिट्स में ट्रेड करेगा बहुत जल्द, तो इन स्तरों पर अडानी एंटरप्राइजेस में खरीदारी करें। ओके, 855 का स्टॉप लॉस, 955 का टारगेट, अदानी एंटरप्राइजेज इस हफ्ते के लिए खरीदारी करने की राय। अब सुमित जी को भी हमारी आवाज़ पहुंची और हमें भी सुमित जी की आवाज़ आने की पूरी संभावना है। सुमित जी, सुप्रभात, बताएं सर इस हफ्ते की पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। बिल्कुल एकदम सही तरीके से और एकदम मीठी तरीके से आवाज आ रही है मुझे अभी जी। तो अनिल जी, अभी यहाँ से जो स्टॉक पिक ऑफ द वीक के तौर पे सिलेक्ट करना है वो स्टॉक है फाइनेंशियल स्टॉक और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस मेरे को लग रहा है कि अब यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। पिछले 15 दिनों से स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है और कल का जो कैंडल यानी लास्ट वर्किंग डे का जो कैंडल था उसने पिछले 5 दिनों के हाई ब्रेक किए, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर दिस स्टॉक। और नीचे में स्टॉक ने चैनल सपोर्ट लिया है 200-203 रुपए के आसपास का। तो 203 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के एम&एम फाइनेंस में खरीदारी करें। ऐसा लग रहा है कि यह हफ्ता एम&एम फाइनेंस का होगा और यहां से ऊपर में 225 से 230 के इमीडिएट ट्रेडिंग के टारगेट होंगे और ओवरऑल मेरे को लगता है 240 रुपए तक के लेवल एम&एम फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं। तो 225-230 के टारगेट्स के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में खरीदारी करें, नीचे में 203 का स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, और एनबीएफसीज हमने देखा कि टुवर्ड्स एंड ऑफ फ्राइडे सेशन एक और स्पाइक आते हुए दिखा। पूरे दिन ही पॉजिटिव थे बट डेज हाई पर लगभग ये सारी एनबीएफसीज क्लोज हुई थी, तो मोमेंटम बरकरार रह सकता है इस स्पेस में। एक कुछ और स्टॉक्स के बारे में चर्चा करें बंसल जी। अदानी ग्रुप से एक और स्टॉक अदानी ग्रीन, कुछ समय पहले तो मार्केट का फेवरेट कैश स्टॉक था ये, उसके बाद थोड़ा स्टेबल भी हुआ। 2 पावर प्रोजेक्ट्स के लिए 100% एक्विजिशन करने वाले हैं 317 करोड़ रुपए में। चार्ट्स क्या कह रही हैं अदानी ग्रीन के सर? देखिए दीपांशु, चार्ट्स तो इसके पॉजिटिव है। इनफैक्ट अगर आप अदानी समूह के अंदर सारे अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट, अदानी गैस सबसे अगर कंपेयर करेंगे तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो है अदानी ग्रीन के अंदर आती है। और दीपांशु, यहाँ पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर भी देखने को मिला था शुक्रवार के सेशन में। 1150 एक अच्छा बेस है, तो जिनके पास है दीपांशु इसको होल्ड करेंगे। जो अब ये जो न्यूज आई है, जो भी आपने बताया है, इसको इन डेप्थ एक्चुअली स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक चार्ट्स में स्ट्रेंथ नहीं थी बट कभी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कारण है, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड द री रेटिंग। तो वो शायद अब आप लोग हाईलाइट करोगे। टेक्निकली एकदम परफेक्ट स्टॉक है। अच्छे मोमेंटम में है, खबरों का भी सपोर्ट है। अदानी ग्रीन यहां पर रखनी है नजर आपको। जैन साहब, एक छोटा स्टॉक है प्रभात डेयरी, अगर आप इसे कवर करते हो तो डी लिस्टिंग प्रोसेस फाइनली 24 तारीख को शुरू होने वाला है, 31 तारीख तक खुला रहेगा। जो फ्लोर प्राइस है वो 63.7 है, यहाँ के करंट प्राइस से देखें तो ऑलमोस्ट 25-26 रुपए दूर ही है। क्या व्यू है सर, और अगर शेयर होल्डर्स हैं इसके, क्या डी लिस्टिंग में उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या राय देंगे? देखिए, इनको प्राइस तो इंक्रीज करनी पड़ेगी और अच्छा खासा नीचे चल रहा है। बट एक चीज और है कि देखिए, फंडामेंटल्स मुझे कोई बहुत ज्यादा बढ़िया लगते नहीं है। ये डेयरी स्टॉक्स में मैं वैसे ही बहुत कॉशियस था। जो भी लिस्टेड स्पेस में डेयरी स्टॉक्स है वो लोग समहाउ मतलब अप टू द एक्सपेक्टेशंस परफॉर्म नहीं कर पा रहे और ये लॉस मेकिंग कंपनी भी है। तो देखिए, अब डीलिस्टिंग कर रहे हैं तो भाव सही रहा
अब क्योंकि लॉजिकल है ये बात कि भाई जो भाव इतना नीचे चल रहा है डीलिस्टिंग का, तो इनको या तो रिवाइज करनी पड़ेगी, इन लेवल्स पे तो नहीं दे सकते हैं। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं प्रोमोटर्स को ये भाव बढ़ाने ही पड़ेंगे, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं अगर डीलिस्टिंग को उनको सक्सेसफुल करना है। या फिर ये भी हो सकता है कि डीलिस्टिंग का माहौल बना के आप प्राइस को जैकअप कर दे। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो लोग कर रहे हैं ऐसा, बट ऑल दिस थिंग्स कैन हैपन, सो वन हैज टू बी कॉशियस। बाकी ये जरूर है कि अगर अच्छे भाव मिलते हैं ऊपर तो निकलने की ही राय दूंगा मैं। आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। ओके, तो उतना कंफर्ट नहीं है। ऊपरी स्तरों पर अगर आपको अच्छे भाव मिले तो एग्जिट आप कर सकते हैं यहाँ से। सुमित जी, भारत डायनामिक्स में क्या करना चाहिए? लगभग 1200 करोड़ रुपए का ऑर्डर कंपनी को मिला है, चार्ट्स क्या कह रही हैं सर? रिलेटेड स्टॉक्स के अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक धीरे धीरे करके कंसोलिडेट कर रहे हैं और छोटे मोटे करेक्शन के बाद वापस एक अच्छा तेजी का मूव दिखाते हैं। तो जहां तक बीडीएल का सवाल है, बीडीएल के अंदर बॉलिंगर बैंड का लोअर बैंड पे सपोर्ट है जो कि करीब करीब 340 335 के आसपास का बनेगा। 200 डीएमए लेवल का भी वहां पे सपोर्ट है, तो स्टॉक ये लेवल्स नहीं तोड़ना चाहिए। और ऊपर में जैसे 350-55 के ऊपर सस्टेन करेगा, 350-355 के ऊपर, तो फिर बीडीएल के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। और 375-380 ये लेवल्स जल्दी ही फिर बीडीएल में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। ओके, तो भारत डायनामिक्स अच्छे मोमेंटम में है। फ्राइडे को भी डेज हाई के करीब ही स्टॉक बंद हुआ था, 350 के जस्ट नीचे। सिमी जी, गेल पर राय दें। खबरें आ रही हैं कि ऑयल सेक्टर से 3 कंपनीज अपनी इन्वेट लाने की तैयारी में हैं, गेल, आईओसी और एचपीसीएल, और बड़ी इन्वेट्स आ सकती हैं 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए तक की। गेल की चार्ट्स क्या कह रही हैं मैम? दीपांशु, मुझे लगता है कि जबरदस्त रिकवरी देखने को मिलना चाहिए। करीब 100 डीएमए से स्टॉक रिकवर किया था उस दिन फ्राइडे को। अच्छा मोमेंटम के साथ ही ये चल रहा है। 126 के आसपास ही है 100 डीएमए, और उस दिन का जो लो था 128 के आसपास था फ्राइडे का। मुझे लगता है कि इसमें एक रिकवरी जबरदस्त देखने को मिलना चाहिए। 145 से 50 का रेंज तो बहुत जल्दी वापस से मिलना चाहिए। पर ये स्टॉक इसमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगी जब ये स्टॉक 155 से 58 का रेंज पार करेगा। फिलहाल तो मैं खरीदने का ही सलाह दे रही हूँ। 125 का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर में 150 से 160 का टारगेट बहुत जल्दी देखने को मिलना चाहिए। ओके, सो वापस 150 फिर उसके ऊपर जाने की तैयारी में गेल आपको दिख सकता है। नजर रखिए इस काउंटर पर। पावर ग्रिड, वागले साहब इस पर राय दें। इनका जो जेपी पावर के साथ एक जॉइंट वेंचर था जेपी पावर ग्रिड, उसमें अपनी बाकी हिस्सेदारी खरीद रहे हैं लगभग 351 करोड़ रुपए में। चार्ट्स क्या कहती हैं पावर ग्रिड की सर? दीपांशु, एक पॉजिटिव पैटर्न बना है। जिस तरह से वॉल्यूम्स उभर कर आए हैं फ्राइडे को, मुझे लगता है ये स्टॉक अभी 240 242 तक जाने के लिए तैयार है। 4 से 5% की मूव ये 2 से 3 दिनों में देखी जा सकती है। 225 के नीचे जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और द अपसाइड 10 से 12 रुपए की अपसाइड में देख रहा हूँ। ओके, तो ये है आपके लिए राय पावर ग्रिड पे। BEML ये एक और स्टॉक है बंसल जी, जिस पर आपने 1700 रुपये के टारगेट दिए थे। आज इसके लिए है बड़ा दिन। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ये भेजने के लिए आज है आखिरी तारीख। ढेर सारी कंपनियां दावेदार हैं, हम पहले ये स्टोरी कर भी चुके हैं कि किस किस की तरफ से इंटरेस्ट आने की तैयारी में। आज आएगा तो आज स्टॉक एक्शन में रहने वाला भी है। और आपने देखा शुक्रवार को मजबूती के साथ बंद हुआ है सेकंड हाफ में। बताएं लेवल्स, टारगेट्स क्या करने चाहिए? देखिए अनिल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो क्या है कि इस मेजर अनाउंसमेंट से पहले, इवेंट से पहले, स्टॉक में एक बड़ा अच्छा बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। अब 1280 1285 का जोन सपोर्ट जोन है, तो जिनके पास भी है इन लेवल्स के नीचे के स्टॉप लॉस लगा के क्लोजिंग बेसिस के होल्ड करना चाहिए। और यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो 1480 का है और लॉन्ग टर्म टारगेट तो हमने 1700 का दिया ही हुआ है। ओके, ये है आपके लिए 1700 रुपये तक के टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए। उसके लिए BML को होल्ड करें। सुमित जी, NMDC देखिए, इन्होंने अपने लंप और की कीमतें बढ़ाई है 5% और फाइन्स की कीमतें बढ़ाई है 2.5%। मार्च में दूसरी बार कीमतें बढ़ाई है और स्टॉक है मजबूत। बताइए, खरीदेंगे आप? स्टॉक के भी अनिल जी भाव बढ़ेंगे, स्टॉक भी यहाँ से तेजी का ट्रेंड ही पकड़ेगा और वैसे भी ये तेजी के ट्रेंड के अंदर ही है, तो यहाँ से और ऊपर की मूव के लिए तैयार रही है। स्टॉक के अंदर जैसे ही ऊपर में 140 का जो इमीडिएट टारगेट है वो ब्रेक होगा तो उसके बाद स्टॉक के अंदर 150 प्लस के लेवल जल्दी ही आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। जिन्होंने भी खरीदारी करके रखा हुआ है, क्योंकि हम ये स्टॉक डबल डिजिट के लेवल से रेकमेंड करते हुए आ रहे हैं, वो सब होल्ड करके चले। अभी तो पिक्चर बाकी है NMDC में। आने वाले दिनों में 140 का लेवल टूटते ही 150 से 160 का मूव देखने को मिलेगा।